के हिमालय पर्वत को हम लोग देखते हैं। कल मैंने हिमालय पर्वत के बारे में बताया था, और हिमालय पर्वत की 4 श्रेणियां। कितनी श्रेणियां हैं? क्या कितनी श्रेणियां हैं? ठीक है, 4 श्रेणियों के नाम बताया आप लोगों को। अगर आप लोगों को नाम पूछा है तो पहली श्रेणी का नाम क्या है? ट्रांस हिमालय। क्या नाम है? दूसरी का नाम क्या है? बृहद हिमालय। तीसरी का नाम क्या है? लघु हिमालय भी बोल सकते हैं इसको, मध्य हिमालय बोल दो। और अंतिम का नाम क्या है? यहां तक आपको समझ में आ गया था। शिवालिक को हिमालय की पदस्थली कहा जाता है। जब हम हिमालय पे चढ़ेंगे तो सबसे पहले कहां पे रखना पड़ेगा? इसके बाद में धीमे धीमे करके ऊपर चढ़ेंगे। ठीक है, ट्रांस हिमालय अपने अलग ही दुनिया में, उसके 4 भाग हैं। पहले का नाम क्या है? काराकोरम। दूसरे का नाम क्या है? तीसरे का नाम, और चौथे का नाम क्या है? पीर पंजाल। क्या नाम है? पीर पंजाल। इसमें मैंने ग्लेशियरों के बारे में बताया था आप लोगों को। इसमें 5 ग्लेशियर बताए थे। 5 ग्लेशियरों के नाम कौन कौन है? और यारकन। क्या बताया था? ठीक है, कुल मिलाकर इसके 2 विस्तार भी बताए थे मैंने। जो आपका ट्रांस हिमालय है, एक भारत में है और इसके अलावा किस देश में है? चीन में है। एक इसका पूर्वी विस्तार है और एक इसका पूर्वी विस्तार को हम किस नाम से जानते हैं? पामीर के पठार। किस नाम से जानते हैं? पूर्वी विस्तार को हम पामीर के पठार के नाम से जानते हैं ना। तब मारूंगा दौड़ा दौड़ा के तुम लोगों को। पूर्वी विस्तार को हम कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? और पश्चिमी विस्तार को हम लोग पामीर के पठार के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पामीर के पठार के नाम से जानते हैं। ठीक है, पहला आपका भाग ये हो गया था, ये आपने पढ़ लिया था। दूसरा आपका है बृहद हिमालय। ये चोटियों के लिए प्रसिद्ध है। कुल मिलाकर के इसमें अनेकों चोटियां हैं, लेकिन इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं, और जो नेपाल में स्थित है। इसकी कई प्रमुख चोटियां मैंने बताई थी आपकी, जम्मू कश्मीर में भी है, उसके बाद उत्तराखंड में भी है, उसके बाद में कहां है आपकी? सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद में अगला आता है बृहद हिमालय, मध्य हिमालय। नाम क्या बारवा। कुल मिलाकर के अगला कौन सा आता है? लघु या मध्य हिमालय। कौन सा आता है? मैंने आपको बताया था कि लघु या मध्य हिमालय वही हिमालय है जहां पर सबसे अधिक मात्रा में सुंदर सुंदर जगह घूमने लायक जगह, उसी को लघु या मध्य हिमालय के नाम से हम लोग। ठीक है, कुल मिला के लघु या मध्य हिमालय में सबसे सुंदर जगह है, सबसे सुंदर जगह वहां घूमने लायक जगह है, वही लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत आती है। मध्य हिमालय के जो हिस्सा है, ये जो भाग है, उसमें सर्दियों में बर्फ पड़ती है। सर्दियों में क्या पड़ती है? लेकिन वही बर्फ गर्मियों में पिघल जाती है। पिघलने के बाद में मैदान निकल आते हैं। क्या निकल आते हैं? उन मैदानों में घास निकलने लग जाती है। उस घास के मैदानों को कश्मीर में कहा जाता है मर्ग। कश्मीर में क्या कहते हैं? और उसके बाद में उत्तराखंड में क्या कहते हैं? पयार या बुग्याल। पयार या फिर बुग्याल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 2 प्रसिद्ध मर्ग बताए थे आप लोगों को, सोनमर्ग और गुलमर्ग। और अगला आता है शिवालिक। अगला कौन सा आता है? अब हम देखेंगे तो शिवालिक को भी यहाँ देख लिया हम लोगों ने। शिवालिक को पदस्थली के नाम से जाना जाता है। ये ज्यादा ऊंचा नहीं है। ठीक है, ये ज्यादा ऊंचा और ज्यादा चौड़ा नहीं है। आगे जाके गायब के बीच बीच में गायब हो गया है, और आगे जाके मुड़ गया है, और मुड़ने के बाद में दक्षिण की तरफ चला गया है। ठीक है, कुल मिलाकर के आपके 4 भाग हुआ करते थे। अब ध्यान रखना, चारों भाग थे पहले से या नहीं थे? पहले से चारों भाग। जब चारों भाग पहले थे तो इनको बांटा गया है। इनको क्या किया गया है? बांट दिया गया है। इधर बीच में एक रेंज है, एक इसके बीच में, दोनों के बीच में, एक दोनों के बीच में। याद रखिएगा, ये 4 भाग हैं, तो चारों भागों के बीच में या कोई घाटी होगी या कोई दर्रा होगा, अर्थात दोनों को अलग करने के लिए कोई ना कोई जगह जरूर होगी। ठीक है, कुल मिला के पहला कौन सा आता है आपका? ट्रांस हिमालय। कौन सा आता है? ट्रांस हिमालय आता है। और ट्रांस हिमालय, और दूसरा आता है बृहद हिमालय। कौन सा आता है दूसरा? बृहद हिमालय। इन दोनों के बीच में या दोनों को अलग करता है, जिसको कहा जाता है सचर जोन। क्या कहा जाता है? सचर जोन इन दोनों को डिवाइड कर देता है। इन दोनों को क्या कर देता है? अलग कर देता है। ट्रांस हिमालय को अलग कर देता है और बृहद हिमालय को। अगला आता है बृहद हिमालय और लघु हिमालय। कौन सा आता है? बृहद और। जब ध्यान रखना, सचर जोन एक रेखा बीचों बीच में निकलती है, जिसको आप लोग घाटी भी कह सकते हो। कुल मिलाकर के बीचों बीच में वो इनकी में। ठीक है, इनको दोनों को डिवाइड करने की रेंज है। क्या है? दोनों को डिवाइड करने वाली रेखा, रेंज कह सकते हो इसको, या रेखा कहा जाता है। तो पहली ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करने वाली रेखा का नाम क्या है? सचर जोन। क्या नाम है? सचर जोन है। अगला आता है आपका बृहद हिमालय और लघु हिमालय। अब इन दोनों को भी देखो, जब इस तरीके ऊपर भी अलग हुआ तो नीचे भी अलग होगा। भाई इन दोनों रेखाओं को, इन दोनों हिमालयों को भी एक रेखा अलग करेगी कि नहीं करेगी? कोई ना कोई। सेंट्रल थ्रस्ट कौन जाती है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। हाँ, मेन सेंट्रल थ्रस्ट आती है। ठीक है, इसके बाद में जो अगली आती है, जो बृहद मतलब मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में आती है, वो आती है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। कौन सी आती है? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ग्रेट बाउंड्री
फॉल्ट। कुल मिलाकर के ये तीनों हो गई, तीनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया। ध्यान रखना, ट्रांस और बृहद हिमालय के बीचों बीच को जो रेखा बनी हुई है इसका नाम क्या है? सचर जोन। क्या नाम है? अर्थात ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करने वाली रेखा का नाम है सचर जोन। दूसरा आता है बृहद हिमालय और लघु हिमालय, इन दोनों को अलग करने वाली रेखा का नाम क्या है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसके बाद में अगला आता है लघु या शिवालिक, इन दोनों को अलग करने वाली रेखा का नाम क्या है? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। कुल मिलाकर के तीन रेखाएं भारत और चारों श्रेणियों क्या कर देती है? वो अलग अलग कर देती है। क्या कर देती है? अलग अलग कहा जाता है। लेकिन याद रखना, हिमालय पर्वत का जो शिवालिक है, शिवालिक की ऊंचाई कम है, हम हिमालय पर्वत पर चलेंगे सबसे पहले शिवालिक का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर मौसम ज्यादा ठंडा नहीं रहता। लेकिन धीमे धीमे करके हम लोग मध्य या लघु हिमालय पहुंच जाएंगे, मौसम ठंडा होने लग जाएगा, और इसके बाद में जितनी भी घूमने लायक सुंदर जगह हैं या जितनी भी अच्छी अच्छी जगह हैं, अधिकांश पर्यटक स्थल है, वो कहाँ पर स्थित है? लघु हिमालय में। कहाँ स्थित है? लघु हिमालय। आप लोग डलहौजी देखिए, आप लोग कुल्लू देखिए, आप लोग मनाली देखिए, कहीं भी देखोगे आप, शिमला वगैरह जो भी किसमें है? आपकी लघु या मध्य हिमालय में। ठीक है, ये हिमालय के 4 भाग हुआ करते थे। कितने भाग थे? 4 भाग थे। ये लघु हिमालय है, ये भी 5 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? 5 भागों में बटा हुआ है। इसका एक भाग जम्मू कश्मीर में, एक भाग कहाँ है? दूसरा इसका एक भाग है वो आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? तीसरा एक भाग है इसका उत्तराखंड में। कौन सा है? उत्तराखंड में। और चौथा भाग इसका कहां पर है? नेपाल में। कहां पर है? नेपाल में। चौथा भाग कहां पर इसका? नेपाल में। और 5वां भाग कहां तक पहुंच जाएंगे? सिक्किम में पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे? सिक्किम वाले एरिया में हम लोग पहुंच जाएंगे। इसके 5 भागों में बटा हुआ है। इसका सबसे जो अच्छा भाग है या सुंदर भाग देखने लायक है वो कौन सा है? कश्मीर। दूसरा था हिमाचल और तीसरा था उत्तराखंड। कश्मीर वाला हो गया एक, तो दूसरा हिमाचल वाला हो गया, और तीसरा कहां हो गया? आपका अरुणाचल वाला हो गया। कौन सा हो गया? अरुणाचल वाला हो गया। कौन सा हो गया? तो ध्यान रखना, यहाँ पर जो बर्फ के मैदान है, जो बर्फ पर जिन मैदानों में पड़ती है वो मैदान खाली हो जाते हैं, और वहीं पर क्या निकलती है? फूल खिल जाते हैं, और उस मैदान को, घास के मैदान को क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है, और कहीं बुग्याल या प्यार कहा जाता है। पहली बात तो ये आपके 4 भाग हो गए, हिमालय पर्वत के 4 भाग हो गए, जो कल मैंने आपको बताए थे। चारों भाग कौन से? सबसे पहला कौन सा है? यही श्रेणियां है उसकी। पहले ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहद हिमालय, तीसरा लघु या मध्य, और चौथा कौन सा है? 4 श्रेणियां कंप्लीट हो गई। आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, एक पृथ्वी पर काफी समय पहले की बात है, उसके 2 भूखंड हुआ करते, एक का नाम अंगारा और दूसरे का नाम गोंडवाना। एक का नाम क्या था? अंगारा, और दूसरे का नाम क्या था? उनके बीचों बीच में एक सागर बहता था, नाम था उसका तेतीस सागर। क्या सागर था? दोनों भूखंड आपस में टकराए, तेतीस सागर का पानी साइड में निकल गया, और मिट्टी धीमे धीमे ऊपर उठ गई, और ऊपर जाकर के क्या बन गई? पहाड़ बन गए, पर्वत बन गई। इसको हम लोग हिमालय पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? अब ध्यान रखना, हिमालय पर्वत से पहले कहते हैं कि जो ट्रांस हिमालय बहुत प्राचीन है। सबसे पुराना कौन सा है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय से नदियां निकलती होंगी तो कहां गिरती होंगी? सागर में। ऐसे सागर में नदियां गिरती थी। कुल मिला के जैसे जैसे हिमालय पर्वत निकल रहा था तो नदियां पहले से बह रही थी। नदियां क्या हो रही थी पहले से? इसको बोलते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। प्रदेश के अनुसार, राज्य के अनुसार जो राज्यवार विभाजन है उसको प्रादेशिक विभाजन के नाम से जानते हैं। जब नदियां धीमे धीमे निकलेंगी और नदियों के बीच में मिट्टी आएगी तो नदियां मिट्टी को क्या कर देंगी? काट करके ले जाएंगी। काट करके ले जाएंगे, बीच में क्या बन जाएगा? रास्ता बन जाएगा नदियां बहने के लिए। ठीक है, कुल मिलाकर के इसमें 4-5 नदियां बह रही थी पहले से। कितनी नदियां बह रही थी? 4-5 नदियां बह रही थी, और चारों 5 नदियों ने हिमालय पर्वत को काट दिया, और काटने के बाद में उसके अलग अलग भाग बना दिए। अलग अलग क्या बना दिए? भाग बना दिए। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पहली नदी है उसका नाम है सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी यहां से बह रही थी। पहली नदी हो गई सिंधु नदी, हो गई। और दूसरा सबसे बड़ी बात बता दूं, इसको प्रादेशिक विभाजन क्यों इंपॉर्टेंट है? हम लोगों को पता भी होना चाहिए कि एक लाइन में या एक सीध में कितनी चीज आती है। आप लोगों ने केक देखा है? केक खाया है? आपके किसी मित्र का किसी के मित्र का जन्मदिन हो और वो केक काटे, ठीक है, तो केक में लेयर होती है, नीचे क्रीम लगा दिया, उसके बाद ब्रेड लगा दिया, उसके बाद क्रीम वगैरह लगा करके फिर ऊपर से उसको डेकोरेट कर दिया, फूल वगैरह, वो भी सब क्रीम से बनाए जाते हैं। अब आपके दोस्त का जन्मदिन है, आपको केक काट के कैसे देगा? उसने कहा तू मेरा प्रिय दोस्त है, तलवार लेके ऊपर का हिस्सा से काट कर ले, तू कहा। फिर उसके बाद में एक को ब्रेड दे दिया, एक को और ऐसे देगा? नहीं देगा, वो ऊपर से नीचे तक काटेगा। क्या करेगा? ऊपर से सब लेयर बराबर आएंगे नहीं आएंगी? तो हिमालय पर्वत भी ऐसे डिवाइड होना चाहिए। नदियां उसको क्या कर रही हैं? काट दे रही हैं। नदियां क्या दे रही हैं उसको? नदियां उसको डिवाइड काटे दे रही हैं। काटेंगे तो नदियों के स्थान पर से मिट्टी बह जाएगी। नदियों के स्थान से मिट्टी क्या होगी? तो पहली नदी बह रही थी सिंधु नदी। कौन सी बह रही थी? सिंधु नदी ने ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय सबको काट दिया। इसके बाद में दूसरी नदी बहती है सतलज। कौन सी बहती है? सतलज नदी बहती है। और सतलज नदी बहेगी तो सतलज नदी ने भी अपनी चीज पर उसको
भाई सतलज नदी बहेगी तो काट देगी ना, नहीं काटेगी? जब पानी आएगा उसके बीच में हिमालय पर्वत ऐसा तो था नहीं कि अचानक से निकल गया और बहुत ऊंचा उठ गया। भाई धीमे धीमे करके निकलेगा। अभी भी कहा जाता है कि बहुत धीमे धीमे करके वो ऊंचा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि 1 मिनट में ही इतना ऊंचा हो गया कि 8,848 मीटर ऊंचा हो गया। कालांतर में पृथ्वी के दबाव के कारण धीमे धीमे ऊपर उठता जा रहा है। और हिमालय पर्वत एक कमजोर पर्वत है, मिट्टी का पर्वत है। मिट्टी का पर्वत कमजोर होता है, इसीलिए वहां सबसे अधिक मात्रा में भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइड बोला जाता है। मिट्टी है, कभी टूट जाती है, टूटने के बाद लुढ़क के नीचे आ जाती है, इसीलिए भूस्खलन होता है। तो यह नदियां उस मिट्टी को क्या कर रही थी? काट दे रही थी। क्या कर रही थी? काटने के बाद में दूसरा किस नदी ने काट दिया? सतलज नदी ने। किसने काट दिया? सतलज नदी ने। इसके बाद में तीसरी नदी आती है काली नदी। कौन सी आएगी? काली नदी आ गई। काली नदी ने भी उसको काट दिया। अब काली नदी ने काट दिया, भाई काली नदी पानी लेके आई, मिट्टी को बहा करके ले गई। और अगला आता है तिस्ता नदी। कौन सी आती है? तिस्ता नदी देखिए, तिस्ता नदी ठीक है। ध्यान रखना, भारत में और बांग्लादेश में। किसमें? भारत में, वो बॉर्डर पे है। भारत के बांग्लादेश के तट का पूरा पानी मैं लूंगा और पश्चिम बंगाल के तट का पूरा पानी मैं लूंगा, क्योंकि हमारे राज्य में होकर गुजरती है इसीलिए। और अंतिम नदी आती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। क्या नाम है? अंतिम नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र। कुल मिलाकर हो गई 1 2 3 4 5 नदियां हो गई। इसके 4 भागों में डिवाइड कर दिया। कितने भागों में डिवाइड कर दिया? पहला सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में विभाजित हो गया। एक तरफ से पहले काटा सिंधु नदी ने, और सिंधु नदी ने विभाजित कर दिया। और दूसरा आगे सतलज नदी। दोनों के बीचों बीच के हिमालय को कहा जाता है कश्मीर हिमालय। क्या कहा जाता है? कश्मीर हिमालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दो नदियों के बीच का हिमालय हुआ करता है, इसको कश्मीर हिमालय कहते हैं, जो सिंधु और सतलज के बीच में था। आप लोगों को मैंने बताया भी था, या आगे भी क्लास होगी उसमें बताया जाएगा कि सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं। सहायक नदियों में सबसे इंपोर्टेंट नदी कौन सी है? सतलज है, जो सिंधु नदी के साथ साथ मानसरोवर से निकलती है। कहां से निकलती है? मानसरोवर से निकलती है। मानसरोवर से निकलती है, बड़ी नदी थी, दोनों नदियों के बीच में आगे इसको कहते हैं हम लोग कश्मीर हिमालय। क्या कहते हैं? अगला आता है सतलज और काली नदी के बीच में। किसके बीच में आता है? इसका नाम है कुमायूं हिमालय। क्या नाम है? कुमायूं हिमालय। दूसरे हिमालय का भाग का नाम क्या है? कुमायूं हिमालय। दूसरा है काली और तिस्ता के बीच में। किसके बीच में? काली और तिस्ता नदी के बीच में। अगला देखो, कुमायूं हिमालय आ गया। कुमायूं गढ़वाल उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड के बाद में अगला देश आ जाता है जिसका नाम है नेपाल। क्या नाम है? नेपाल के पास से नदी निकलती है, इसलिए यहाँ पर अगला आ गया असम क्षेत्र। कौन सा आ गया? नेपाल क्षेत्र। कौन सा आ गया? नेपाल क्षेत्र आ गया। तो अगले का नाम हो गया नेपाल हिमालय। क्या हो गया? तो नेपाल में है। और अगला हो गया असम वाला क्षेत्र, जो कहते हैं असम हिमालय। क्या कहते हैं? असम हिमालय। कुल मिलाकर के हिमालय के 4 भाग हो गए। पहला भाग है सिंधु और सतलज के बीच में, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? दूसरा सतलज और काली के बीच में, इसको हम किस नाम से जानते हैं? कुमायूं हिमालय। तीसरा काली और तिस्ता के बीच में, इसको हम किस नाम से जानते हैं? नेपाल हिमालय। चौथा तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में, इसको किस नाम से जानते हैं? प्रादेशिक विभाजन के अनुसार भी हिमालय को 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भाग। समझ में आ गया आपको? अब अगर प्रश्न बन जाए कि असम हिमालय, असम के क्षेत्र में आता है, अगर प्रश्न आ जाए एग्जाम में तो आप इसका आंसर दे दोगे ना? और प्रश्न पूछ ले कि हिमालय पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट किस हिमालय का हिस्सा है, और ऑप्शन में 4 दे दे, कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो कौन से हिमालय की है? नेपाल हिमालय की। क्यों है? क्योंकि वो नेपाल में स्थित है। कौन सी है? और अगर पूछा जाए ट्रांस हिमालय में से किसका भाग है? कश्मीर का। ठीक है। अगर पूछा जाए कि केटू किस हिमालय का भाग है? केटू किस हिमालय का भाग है? कुमायूं का। क्यों है? कश्मीर में है। कश्मीर में सतलज के बाद में आ रहा है, तो सतलज के बाद में आ रहा है तो नीचे का एरिया आ गया। ठीक है। तो कौन सा है? कश्मीर हिमालय का। कौन से का है? कश्मीर हिमालय का। आप लोगों को समझ में आ गया ना? आप लोग इसमें बता दोगे। और अगर प्रश्न पूछ लिया कि कंचनजंगा, क्या पूछ लिया जाए? कंचनजंगा किस नदी का, या सॉरी किस हिमालय का भाग है? कंचनजंगा किस हिमालय का भाग है? सिक्किम में है। सिक्किम कहाँ है? नेपाल को क्रॉस करके। तो किस हिमालय में आएगा? असम हिमालय में आएगा। किस में आएगा? ध्यान रखना, अगर हम लोग हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, उसकी 4 श्रेणियां हैं। 4 श्रेणियां में उसको बांटा गया है। पहले का नाम है ट्रांस हिमालय, दूसरे का नाम है बृहद हिमालय, तीसरे का नाम है लघु या मध्य हिमालय, और चौथे का नाम क्या है? अगर हम प्रादेशिक विभाजन में पहुंच जाए, कहां पहुंच जाए? अगर प्रादेशिक विभाजन में भी देखा जाएगा तो उसके भी 4 भाग हैं। पहले का नाम क्या है? कश्मीर हिमालय, दूसरे का नाम, तीसरे का नाम, और चौथा। अगर प्रश्न आ जाए कि कुमायूं हिमालय किन 2 नदियों के बीच में है? कुमायूं हिमालय किन 2 नदियों के बीच में है? सतलज और
काली नदी के बीच में। अगर पूछा जाए सिंधु और सतलज नदी के बीच में कौन सा हिमालय स्थित है? इस कश्मीर हिमालय की जो लंबाई है 560 किलोमीटर है। कितनी है? कश्मीर हिमालय की लंबाई कितनी है? दूसरा आता है आपका कुमायूं हिमालय। कौन सा आता है? और कुमायूं हिमालय की जो लंबाई है वो 3 है। और सबसे लंबा है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय की जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर है। कितनी है? अब आप लोग पूछोगे इतनी लंबी क्यों? अरे तो कोई उसका अधिकांश भाग नेपाल में, तो नेपाल हमारे देश का हिस्सा नहीं है, इसलिए पूरा किसमें रख दिया गया? नेपाल में। और दो नदियों के बीच में भी है भाई, नदी भी काली नदी और तिस्ता नदी दोनों के बीच में, बहुत लंबा भी है, इसको नेपाल हिमालय कहा जाता है। और इसके बाद में जो अंतिम आता है जिसका नाम है असम हिमालय, ये 720 किलोमीटर चौड़ा है। कितना है? 720 चौड़ा है। कुल मिला के इसके 4 भाग हो गए। भारत में सबसे लंबा हिस्सा है वो असम हिमालय का है। इसका है, लेकिन पूरे अगर देखा जाए चारों भागों में तो नेपाल वाला है। और सबसे छोटा कौन सा है? कुमायूं वाला, उत्तराखंड वाला जो एरिया है वो सबसे छोटा हुआ करता है। ठीक है, कुल मिलाकर के आपका कितना हो गए? 4 चीजें हो गई। ठीक है, अब हम लोग शिवालिक के बारे में आप लोगों को पता है, ट्रांस हिमालय के बारे में पता है, इसके बाद बृहद और मध्य के बारे में भी आप लोगों को बता दिया। इसको आप हाँ देखो, ये नदियां पहले से बह रही थी। ये नदियां क्या थी? पहले से बह रही थी। पहले से बह रही थी कारण नदियों ने इसको हिमालय को काट दिया। अगर पहले से नहीं बह रही थी तो हिमालय क्यों काटते रहे भाई? नदियां पहले से नहीं बह रही होती तो हिमालय पर्वत नहीं कटता, तो इसका प्रादेशिक विभाजन नहीं होता। ठीक है, कुल मिलाकर के जो गंगा नदी है, गंगा नदी हिमालय पर्वत से निकली है, तो हिमालय पर्वत के बाद की नदी है वो भाई, हिमालय पर्वत के बाद की तो नदी है। वो गौमुख से निकली है, गौमुख हिमालय पर्वत पे। दूसरा बर्फ पिघलती है वो भी नदियों में आती है। तो हिमालय से जो नदियां निकलती है वो बाद की नदियां हैं। वो नदियां कैसी हैं भाई? हिमालय से निकली है, लेकिन वो हिमालय से पहले से नदियां बह रही हैं। जैसे जो अभी मानसरोवर झील के बारे में बताया था, कैलाश पर्वत पर वहां से प्रमुख 3 नदियां निकली है। पहली नदी सिंधु, दूसरी सतलज और अंतिम नदी ब्रह्मपुत्र। ये तीनों कहां से निकली? मानसरोवर से। मानसरोवर ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, बहुत प्राचीन भी है, कैलाश पर्वत है जो। ठीक है, तो वहां से नदियां आ रही थी, इन्होंने क्या किया? हिमालय की मिट्टी को धीमे धीमे काट दिया। आप हाँ, आप लोग कभी खेतों में गए हो? खेतों में हम लोग पानी देते हैं। जब खेतों में हम लोग पानी देते हैं तो पानी बह करके जाता है, ये नाली में होकर जाता है, उसको भरा कहते हैं गाँव में। ठीक है, कुल मिलाकर के जब उसमें पानी निकल के जाएगा तो आप उसमें भरा होता है, नाली होती है, उसमें मिट्टी डालो। तो मिट्टी डालेंगे, पहले मिट्टी क्या करेगी? उसमें ज्यादा मिट्टी डालेंगे बार बार, तब जाके रुकता है। कि आप लोगों ने एक बार मिट्टी डाली, क्या होगा? पहले आप वहां से मिट्टी उठा के लाई, यहाँ डाली, और वो मिट्टी बह जाएगी, तब दोबारा वहां लेके जाओगे, तब मिट्टी क्या होगी? ये कंडीशन हुआ करती है। लगातार पानी बहेगा तो मिट्टी को क्या कर लेता है? वो काट करके ले जाता है, और मिट्टी को काट करके ले जाता है। उसको कहते हैं प्रादेशिक विभाजन। इन नदियों ने हिमालय पर्वत की मिट्टी को काट दिया। नदियों ने क्या कर दिया? हाँ, वो सब नदियां उसी में लेके आती है मिट्टी। अगला इसके बाद में आता है हिमालय पर्वत के बाद में, आगे चलें, आप लोगों ने लिख लिया तो हो गया। कुल मिलाकर के नदियां जब बह करके आएंगी तो पानी लेकर के समुद्र तक जाती हैं। कहां तक जाती हैं? हिमालय पर्वत से नदियां निकलती हैं तो धीमे धीमे करके कहां जाएंगी? अपने ढलान की ओर बहती चली जाएंगी और समुद्र में जाकर के मिल जाएंगी। कहां मिल जाएंगी? कुछ नदियां हैं ऐसी हैं जो विपरीत भी बहती हैं, जिनको हम लोग कहा जाता है भ्रंश घाटी की नदी। क्या कहा जाता है? नर्मदा एवं ताप्ती है भारत के अंदर, जो कहा जाती है अरब सागर में जाकर के गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में जाकर के गिरती है। यहाँ रखना है हिमालय पर्वत हमारे लिए बेहद जरूरी है। हिमालय पर्वत हमारे लिए क्या है? कई रीजनों से जरूरी है। सबसे पहली बात तो हमारे यहाँ की जलवायु है वो हिमालय पर्वत के कारण है। नहीं, हमारे यहाँ बहुत भयंकर शीत ऋतु होती है। साइबेरियन क्षेत्र कहा जाता है, रूस चीन के ऊपर के एरिया से हवा आती है ठंडी वाली, वो निकल करके आएगी ना, और हिमालय पर्वत नहीं होगा तो सीधी मैदानी एरिया में जाएगी भारत में, और मैदानी एरिया में आएगी तो मैदान कैसा हो जाएगा? ठंडा। कैसा हो जाएगा? मैदान ठंडा हो जाएगा। आप लोगों को मैंने कल बताया था, सबसे पहले ट्रांस हिमालय के बारे में बताया था, एक बार दोबारा से देखते हैं। ट्रांस हिमालय में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सबसे पहले किसके बारे में बताया था? इसके चोटी के बारे में। किसके बारे में? क्योंकि 2 प्रमुख चोटी हैं, एक का नाम K2 और एक का नाम दूसरा। इसके बाद में आता है, इसमें मैंने आपको ग्लेशियर बताए थे। क्या बताए थे? इसके ग्लेशियर 5 बताए थे मैंने आपको। कौन से? सबसे पहले सियाचिन। ठीक है, 5 ग्लेशियरों के बारे में। अगला 2 इसके विस्तार बताए थे। क्या बताए थे? विस्तार बताए थे। और बृहद हिमालय है, ये चोटियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एशिया की सबसे ऊंची चोटी है या विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी इसी के अंदर स्थित है। ठीक है, एशिया की 94 ऊंची चोटियों में से 92 ऊंची चोटियां किसकी है? वो हिमालय पर्वत की, बृहद हिमालय में स्थित है। ठीक है, कुल मिलाकर के यहाँ से प्रमुख चोटियां हैं, उनसे नदियां निकलती हैं। इसमें आपको बताया था यमुनोत्री, दूसरा बताया आपको गंगोत्री,
इसके बाद में तीर्थ स्थल भी है यहाँ पर, मैंने आपको केदारनाथ और बद्रीनाथ बताया था, वहां से पास से भी नदियां निकलती हैं, त्रिशूल पर्वत भी बताया था। कुल मिलाकर के नदियां कहां से निकल के आती है? बृहद हिमालय से। बृहद हिमालय ऊंचा है, इसके कारण वहां बर्फ जमती है, बर्फ पिघल करके नदियों में बह करके आ जाती है। ठीक है, इसके बाद में आता है लघु या मध्य हिमालय। लघु या ये अपने पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। पर्यटन का मतलब होता है घूमने की जो सुंदर सुंदर जगह है, टूरिस्ट पैलेस है, वो कहां पर स्थित है? ध्यान रखना, लघु हिमालय में होने का रीजन ये हुआ करता है क्योंकि सर्दियों में बर्फ से ढका रहता है, और हम लोग स्नोफॉल का आनंद लेने के लिए जाते भी हैं वहां पे, और धीमे धीमे करके बर्फ गिरती है। स्नोफॉल का मतलब ये नहीं है आप लोग घूमने गए ऊपर से इतनी बड़ी सिल्ली पैक ले, पता चला घूमने गए थे और सीधे निकल गए। कुल मिलाकर के वो क्या होता है, वो मौसम बहुत ठंडा होता है तो उसकी बूंदें जम जाती हैं, उसकी बूंदें क्या होता है, वो रुई जैसी दिखती है और वो गिरती है, उसको स्नोफॉल कहा जाता है। ठीक है, और हमारे यहाँ हल्की हल्की बरसात की बूंद गिरती है ना, इस टाइप से वहां क्या कहते हैं, स्नोफॉल होती है। ठीक है, तो स्नोफॉल होता है तो पूरी सर्दियों में ये किससे ढका रहता है? बर्फ से ढका रहता है। किससे ढका रहता है? जब बर्फ से ढका रहेगा तो धीमे धीमे गर्मियां आएंगी, जैसे मान के चलो अभी क्या आ रहा है, गर्मियां, तो उन गर्मियों के कारण वो बर्फ है वो क्या होगा, पिघलना आरंभ हो जाएगा। जब बर्फ पिघलना आरंभ हो जाएगा तो बर्फ जिस मैदान में होकर निकलेगी या जिस मैदान में जम रही थी वहां पानी हो जाएगा, पानी निकल के जाएगा, तो पानी के बाद में उस मैदानों में घास उगने लग जाती है। आपने अपने आसपास देखा होगा कि जिन मैदानों में वर्षा ऋतु के कारण वहां पानी गिरता है और खाली मैदान होते हैं, वहां हरी घास निकलने लग जाती है। और यहाँ भी क्या निकलने लगता है, लेकिन वो घासों में फूल निकलते हैं। क्या निकलते हैं? इन घास के मैदानों को यहाँ पर मर्ग कहा जाता है, कश्मीर में क्या कहते हैं? इसलिए वहां पर दो प्रमुख मर्ग है, एक का नाम है गुलमर्ग और सोनमर्ग, जिसको हम फूलों की घाटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, घाटी क्या होता है? क्या होता है? दूसरा, घाटी अगर पढ़ोगे तो आप लोगों को एक पता भी चलेगा, दर्रा। हालांकि मैप की क्लास में बताऊंगा, मैप में समझा दूंगा आपको, लेकिन घाटी और दर्रा होता क्या है। अगर हम लोग देखेंगे लघु या मध्य हिमालय में, तो लघु या मध्य हिमालय में कई घाटियां भी हैं। इन घाटियों में बूलर झील भी स्थित है, बूलर झील भी घाटियों में स्थित है, और कुल मिलाकर डल झील को भी देखेंगे तो वो इन्हीं घाटियों में स्थित है। ठीक है, यहाँ घास के मैदानों को मर्ग कहा जाता है, और जो सकरे रास्ते होते हैं उन सकरे रास्तों को घाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? घाटी कहा जाता है। जो सकरे रास्ते आवागमन के लिए होते हैं, चाहे वहां पानी निकले चाहे इंसान निकले, उनको क्या कहा जाता है? सीधा रास्ता होता है, उसको घाटी कहा जाता है। लेकिन दर्रा का मतलब होता है एक तिराया टाइप का, दो चीजों को, दो स्थानों को जोड़े, उसको क्या कहा जाता है? दो स्थानों के आवागमन को जोड़ दे, उसको क्या कहा जाता है? दर्रा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? लेकिन एक सीधा रास्ता हो निकलने का, सकरा रास्ता और गहरा रास्ता, उसको क्या कहा जाता है? घाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आप लोगों ने सुना होगा कि जम्मू कश्मीर में जितने भी आतंकवादी गतिविधियां होती है घाटी में होती है। कहाँ होती है? घाटी में। क्यों होती है? सबसे बड़ी बात है क्योंकि मौसम ठंडा होता है, मौसम ठंडा होता है तो वहां पे कभी कभी क्या घास वगैरह भी होती है। दूसरा सबसे बड़ी बात आती है, वहां कौड़धारी वन पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? कौड़धारी वन। कौड़धारी वन जानते हो? हाँ, इनको शंकु आकार में बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? ठीक है, शंकु आकार में बोलते हैं। इसका रीजन पता है क्यों पाए जाते हैं? हाँ, कुल मिलाकर के आप लोग ध्यान रखना, अब बड़ा पेड़ होगा, हमारे नीम बरगद पीपल के बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनकी शाखाएं कैसी हो जाती हैं? शाखाएं चारों तरफ बड़ी बड़ी फैल जाएंगी, और उन शाखाओं पे आगे बर्फ जम जाए तो क्या होगा? वजन हो जाएगा शाखाओं पे, तो शाखा वजन के कारण क्या होंगी? टूट जाएंगी। लेकिन शंकुधारी वन होगा तो बर्फ गिरी तो बर्फ क्या जाएगी? फिसल के नीचे, उनमें बर्फ नहीं जमती, वो टूट नहीं पाते, शंकुधारी या कौड़धारी वन कहा जाता है। ठीक है, यही पाए जाते हैं। यहाँ पर वन भी अधिक मात्रा में, पेड़ भी अधिक मात्रा में, और घाटियों में छुपने की जगह होती है, गहरी होती है, इसमें वो छुप जाते हैं। इतनी आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, वो कहाँ होती हैं? घाटी में होती है। कहाँ होती है? घाटी में होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इसके मध्यवर्ती भाग होता है, इसमें इसको दून या द्वार कहा जाता है। आपका प्रसिद्ध दून भी है जिसका नाम है देहरादून, और द्वार भी इसका नाम है हरिद्वार। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया था आप लोगों को। अगला आता है शिवालिक। अगला क्या आता है आपका? शिवालिक। शिवालिक को पद्मस्थली कहते हैं, और हिमालय का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। हिमालय का कहता है दक्षिणतम बिंदु, सबसे नीचे की ओर इसको दक्षिणतम बिंदु के नाम से जाना जाता है, इसके हिमालय की पद्मस्थली कहा जाता है। प्रादेशिक विभाजन में भी इसके 4 भाग है, कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और, ठीक है। इन जो वास्तव में इनकी श्रेणियां, सीधी सीधी श्रेणियों के बारे में बात करेंगे, उन श्रेणियों को बांटने के लिए इसके बीच में रेखाएं, जो ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय को अलग करने वाली रेखा का नाम है सचर जोन। बृहद हिमालय और लघु हिमालय को अलग करने वाली रेखा का नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और इसके बाद में लघु हिमालय और शिवालिक को अलग करने वाली रेखा का नाम है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। क्या नाम है? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया ना हिमालय? इसके बारे में कुछ लिखने को रह गया तो वो लिख लो। ठीक है, आगे लिखो। क्या हो गया? कल क्या लिखा था आप लोगों ने?
लास्ट क्या लिखा था? बृहद हिमालय हो गया ना। अगला लिख लो, पहले लिख लो, हेडिंग डालो ट्रांस हिमालय। अगला लिखना है आपको ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के 4 भाग हैं। ट्रांस हिमालय के 4 भाग हैं। चारों भागों के नाम लिख दो। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। काराकोरम की 2 प्रमुख चोटियां हैं, K2 और K4। काराकोरम की 2 प्रमुख चोटियां हैं, K2 और K4। K2 और K4। काराकोरम की 2 प्रमुख चोटियां हैं, K2 और K4। K2 को गॉडविन ऑस्टिन लिख लोगे ना, गॉडविन ऑस्टिन लिख देना। K2 को गॉडविन ऑस्टिन, ऑस्टिन एवं K4 को गैथरब्रून कहा जाता है। K4 को गैथरब्रून कहा जाता है। अगला लिखो, K4 को गैथरब्रून कहा जाता है। K2 की ऊंचाई 8611 एवं K4 की ऊंचाई 8030 मीटर है। K2 की ऊंचाई 8611 है। कल मैंने लिखा था इसके बारे में तो, हाँ, 8030। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, लिख लो। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, लिख देना उसमें पीओके, क्योंकि कहां स्थित है वर्तमान में? पीओके में। कहां स्थित है? पाक ऑक्यूपाई कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। अभी मैं दर्रे और घाटी बताऊंगा ना, एक बार इसको पीओके और अक्षय चाइना वगैरह इनका रिवाइज करा दूंगा कैसे। अरे पीओके लिखा दिया ना, इसका मतलब वो वर्तमान में भारत में नहीं, वर्तमान में पाकिस्तान में है। वर्तमान में कहा है वो? कंचनजंगा पढ़ाऊंगा, आगे बताऊंगा, चिंता मत करो। आगे लिखो अगला। काराकोरम में 5 प्रमुख ग्लेशियर हैं, या ट्रांस वाले, हाँ, काराकोरम में। काराकोरम में 5 प्रमुख ग्लेशियर हैं। काराकोरम में 5 प्रमुख ग्लेशियर हैं। आप लोगों को जम्मू कश्मीर दिखाई दे रहा है? कहाँ है? कुल मिलाकर के मैंने एक जम्मू कश्मीर बना दिया, ठीक है। कुल मिलाकर के क्या है आपका काराकोरम? काराकोरम में 2 चोटियां बता दी। 2 चोटियां कौन सी हैं? गॉडविन ऑस्टिन और गैथरब्रून। इसमें 5 प्रमुख ग्लेशियर है। काराकोरम में 5 प्रमुख ग्लेशियर है। नाम लिख लो उनके। सियाचिन, बाल्टोरो, हिस्पर, HIS, PR, हिस्पर। अगला लिखो, क्या क्या लिखा अभी आप लोगों ने? सियाचिन, बाल्टोरो, हिस्पर। इसके बाद में अगला बियापो, हाँ, बियापोन। अरे बियापो या बिलापोर कहा जाता है उसको। दोनों एक ही के नाम है, कुछ भी लिख लो दोनों में से। आप लोगों को ऐसा नहीं है कि गलत है, आप कहीं देखोगे दोनों में से मिल जाएगा तुमको। अगला यारकंद, यारकंद। अगला लिखो, काराकोरम के 2 प्रमुख विस्तार हैं। अगला पॉइंट है, काराकोरम के 2 प्रमुख विस्तार हैं।
पूर्वी विस्तार और पश्चिमी विस्तार। काराकोरम के दो प्रमुख विस्तार हैं, पूर्वी विस्तार और पश्चिमी विस्तार। पूर्वी विस्तार को कैलाश पर्वत एवं पश्चिमी विस्तार को पामीर का पठार कहा जाता है। आगे लिख दो पूर्वी विस्तार, उसके सामने लिख दो कैलाश पर्वत, नीचे लिख दो पश्चिमी विस्तार, उसके सामने लिख दो पामीर का पठार। हो गया। पूर्वी विस्तार को कैलाश पर्वत एवं पश्चिमी विस्तार को पामीर का पठार कहा जाता है। हाँ, पामीर के पठार को विश्व की छत भी कहते हैं, क्योंकि वो सबसे ऊंचा भी है। उसमें आकर के 3 अलग से पर्वत मिलते हैं, कल मैंने आपको लिखाया भी था। एक का नाम है हिंदुकोश, दूसरे का नाम है कुनलुन और तीसरे का नाम है तियनसान, और चौथा मिल जाता जाके काराकोरम, और वहां पर एक आकृति बन जाती है, ऐसा लगता है कि रस्सी को बांध दिया गया है। इस रस्सी को बांधना इस तरीके लगता है पहाड़ों को आपस में क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है, गांठ जैसा आकार लगता है, इसलिए इसको कहते हैं पामीर का पठार। क्या कहते हैं? चलो आगे लिख दिया। अगला लिखो लद्दाख। लद्दाख में खड़ी ढाल का पर्वत है, जिसे हम राकापोसी के नाम से जानते हैं। लद्दाख में खड़ी ढाल का पर्वत है। एक तो ऐसा होता है, देखो ऐसे करके चढ़ाई होगी तो ढाल ढाल नुमा होगा, कैसा हो गया, ढाल है, और दूसरी साइड बिल्कुल एकदम स्ट्रेट हो, दीवार की तरह है। देखो खड़ी ढाल का पर्वत क्या कहते हैं? लद्दाख में खड़ी ढाल का पर्वत है, जिसका नाम राकापोसी है। नाम क्या उसका? राकापोसी। लद्दाख में खड़ी ढाल का पर्वत है, जिसका नाम राकापोसी है ना। इसके बाद में अगला लिखो जास्कर। पर बुला क्यों रहा है उसको, आगे देख ही रहा था। पढ़ लिया कर, नहीं अगला शिकार तेरा ही होगा। हाँ, इधर ध्यान लगाकर पढ़ने में। देखो जास्कर श्रेणी में सर्वाधिक मात्रा में सुरंग बनी हुई है। जास्कर श्रेणी में ज्यादातर सुरंग बनी हुई है। जास्कर श्रेणी में ज्यादातर। अगला देखो पीर पंजाल। पीर पंजाल, पंजाब मत लिख देना, हाँ पंजाल लिखना। पीर पंजाल, पीर पंजाल लिखो। हाँ ल उन्हें पंजार कर दिया है। इसमें लिखो आगे कुछ भौगोलवेत्ता ऐसे ट्रांस हिमालय तो कुछ बृहद हिमालय का हिस्सा मानते हैं। भौगोलवेत्ता, भूविज्ञान अलग होता है रे। कुछ भौगोलवेत्ता इसे ट्रांस हिमालय तो कुछ बृहद हिमालय का हिस्सा मानते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखा करो, तुम इतना स्लो क्यों लिखते हो? कुछ इसको ट्रांस हिमालय तो कुछ बृहद हिमालय का हिस्सा मानते हैं। अगला लिख लो बृहद हिमालय। हाँ, अगला पार्ट है बृहद हिमालय। नंबर 2 डाल के बृहद हिमालय लिख दो। बृहद हिमालय, बृहद हिमालय चोटियों के लिए प्रसिद्ध है। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। अगला देखो, इसे हम आंतरिक हिमालय, हिमाद्री, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री, सर्वोच्च हिमालय, बृहद हिमालय, महान हिमालय,
बृहद हिमालय, महान हिमालय एवं मुख्य हिमालय भी कहते हैं। एवं मुख्य हिमालय भी कहते हैं। यहां बर्फ, अगला पॉइंट है, यहां बर्फ पर बर्फ जमी रहती है। वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। यहां वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। इसकी औसतन ऊंचाई, इसकी औसतन ऊंचाई 6100 मीटर है। इसकी औसतन ऊंचाई 6100 मीटर है। 6100 मीटर, 6100, 6100। क्या? हाँ, कौन कहता चढ़ते हैं? मान के चलो आपको छत पे चढ़ना है और आपको पड़ोसी की छत पे जाना है, किसी ने आपसे कहा आना इधर मिलने के लिए, ठीक है? तो आप लोगों को दोनों का घर 2 मंजिल या 1 मंजिल बना हुआ है और बीच वाले का आपसे 1 मंजिल ज्यादा बना हुआ है। पहले आप अपनी छत पे चलोगे और उसके बाद में कहाँ जाओगे? उसकी छत पे चलोगे तो वेट कर रही है, उसके बाद तीसरी मंजिल चलोगे कि नीचे उतर के आओगे? तीसरी मंजिल कहाँ चलेगा? तीसरी मंजिल उसका घर है ही नहीं, उतर के आएगा ना। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आप लोगों ने एक मंदिर सुना होगा, नीम करौली। आप गए हो कभी? आप लोग नैनीताल पहुंचोगे, नैनीताल के बाद में आप ऊपर चढ़ोगे, क्या करोगे? आप ऊपर चढ़ोगे, ऊपर चढ़ जाओगे, फिर मंदिर पे जाने के लिए नीचे उतरोगे, फिर हिमालय पे क्या करोगे? आप नीचे उतरोगे। पहाड़ को क्रॉस करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? चढ़ना पड़ेगा, फिर दूसरी साइड में उतरना पड़ेगा। तो यही हो गया ना, ट्रांस हिमालय छोटा है, बृहद हिमालय ऊंचा है, तो पहले ऊंचे पे चढ़ना पड़ेगा, फिर नीचे उतरना पड़ेगा। क्या? नदी तो काट दिया, नदी उधर पहाड़ है ही नहीं उस जगह पे, पहाड़ पे कैसे चढ़ जाएगी नदी? घर ज्यादा है तो पाइप में होके बैठी है, समझ चल रही है ज्यादा। कुल मिलाकर के जैसे मान के चलो इधर इधर मिट्टी है, इधर मिट्टी है, चार भाग डालो मिट्टी के, इधर पानी का प्रेशर तेज है, तो वो क्या करेगा? बीच में जगह बना देगा काट करके, बाकी श्रेणी इधर भी रहेगी, बाकी श्रेणी इधर भी रहेगी, लेकिन बीच में पानी निकलने के लिए जगह बना देगा। तो नदी ऐसी जगह बना के निकल रही है ना, ये थोड़ी पहाड़ पे चढ़ेगी फिर नीचे उतरेगी, फिर चढ़ेगी फिर उतरेगी। चलो हाँ, तभी सूख गई है डाइटिंग में चल के। आगे क्या लगा आप लोगों ने? अभी क्या लगा? इसकी औसतन ऊंचाई, ठीक है, इसमें आगे लिखो, यह नंगा पर्वत पाकिस्तान से लेकर यह नंदा देवी, नंदा पर्वत अलग है, ये नंगा पर्वत और भारे पर्वत है। हंस क्यों रहे हो? उस पर्वत पर पेड़ पौधे कम है, पेड़ पौधे कम है तो पर्वत दिखाई देगा ना। तुम गधों जैसी क्या, पता नहीं तू अंधेरे। देखो, यह पाकिस्तान के नंगा पर्वत से अरुणाचल प्रदेश में नामचा बारवा तक फैला हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में नामचा बारवा तक फैला हुआ है। नामचा बारवा, नामचा बारवा तक फैला हुआ है। नामचा बारवा तक क्या है? फैला हुआ है। अगला पॉइंट देखो, थोड़े 2-3 पॉइंट और रहेंगे। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। 8848। ध्यान रखना, कहीं कहीं आपको ये ज्यादा भी मिलती है, कहीं कहीं आपको 8,852 में मिलती है, लेकिन आप 8,848 8,852 में मिलेगी। आप एक दो किताब पढ़ना, उसमें मिल जाएगी आपको, कहीं चिंता मत करिए।
52, लेकिन आपको 8,848 याद रखना है। कितना याद रखना है? 800। देखिए अगला लिखो, बृहद हिमालय में अनेक दर्रे, बृहद हिमालय में अनेक दर्रे स्थित हैं। हाँ, अनेक दर्रे स्थित हैं। ठीक है, जो दर्रे है मैं आपको मैप में करा दूंगा। आपको पहले इसको हिमालय पर्वत के बाद में पढ़ने के बाद में आपको मैप में दर्रे करा दूंगा। ठीक है, अगला लिख लो, लघु हिमालय। इसे हम हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं। इसे हम हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं। हाँ, श्रेणी भी कहते हैं। इसकी औसतन ऊंचाई, इसकी औसतन ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है। 3700 से 4500 तक है, से 4500 मीटर है। 3700 से 4500, 3700 से 4500 मीटर तक है। यह 5 श्रेणियों में बटा हुआ है। कितनी श्रेणियों में बटा हुआ है? हाँ, पहला मैंने आपको बताया था पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर। पहले राज्यों के नाम लिख लेना, पहले लिखो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल। जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं इसको? दूसरा इसके बाद आता है धौलागिरी। हाँ, हिमाचल प्रदेश में धौलागिरी। उसके बाद उत्तराखंड में मसूरी, धौलागिरी। हाँ, अगला हो गया मसूरी। इसके बाद अगला लिखो महाभारत। क्या है? महाभारत। और अगला लिख लो, अंतिम लिख लो महाभारत, और अंतिम लिख लो नागटिब्बा। नागटिब्बा, और दोनों नेपाल में है, और तीनों कहां है? ये भारत में। वो दोनों नेपाल में है, और 5 हो गया ना, महाभारत, नागटिब्बा। एक महाभारत, एक नागटिब्बा, 2 नेपाल में है, 3 उत्तर प्रदेश में, सॉरी 3 भारत में है। नागटिब्बा, टिड्डा नहीं, टिब्बा। तो वो हो टिड्डे, वो टिड्डे ही दिखेगा। इसमें अगला लिखो, अधिकांश पर्यटक स्थल इसी श्रेणी में है। हाँ, थोड़ा 2-3 पॉइंट जल्दी, बहुत स्पीड से लिख लो। अधिकांश पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल, टूरिज्म पैलेस इसी श्रेणी में है। पर्यटन स्थलों का तुम खुद नाम लिखिएगा। और जो रानीखेत, दार्जिलिंग, डलहौजी, कुल्लू, मनाली, कुल मिला के 7 काम किए जाते हैं ना, वो सब नहीं है। ठीक है ना? केदारनाथ क्या है? उत्तराखंड में कितना पता है? उत्तराखंड है 15 तारीख में। तो उसके ऊपर ये तो देहरादून आज बता रहे हैं। मसूरी में मिले, मसूरी का पता है आपको? लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी है ना? क्या घूमने जाए? शादी के बाद में जाना घूमने जाए पहले आ जाएगा डब्ल्यूडब्ल्यू पायलट ने। तो अब वो ट्रेंड जब तक दूसरा आ जाएगा कोई, अब ये ड्रम चल रहा है ना, जब तक दूसरा ट्रेंड आ जाएगा कोई ना कोई। पर मैं पता है इन चीजों को बड़ा देखता हूँ कभी कभी, तो कितनी दुख भरी वाली बात है कि एक परिवार का एक चिराग बुझ गया, एक लड़का मार के ड्रम में बंद कर दिया उसकी पत्नी ने। उसके परिवार को पूछो क्या बीत रही होगी। इकलौता बेटा है घर में, और हम लोगों ने उसका मजा बना लिया है। मजाक बना लिया हम लोगों ने। घर में देखो जो सिर पे बोरे सीमेंट के और ड्रम लेके दौड़ रहा है, कोई घर से ड्रम फेंक रहा है, कोई ड्रम में कूद रहा है, कोई ड्रम घर से घर ले जा रहा है। कुल मिला के हम लोगों ने मजाक बना दिया है। और मान के चलो, और वो तुम्हारे जो मजाक बना रहे उसके घर में होता, फिर क्या होता? फिर ये कहते कि हमारी बहू ने ऐसा कर दिया, अरे मारो उसको, है ना, फांसी पर लटका दो उसको। और तुम दूसरे का लड़का मरा है तो तुम लोगों ने क्या बना लिया? मजाक बना लिया। अभी कुल मिलाकर के वो लड़का मरा इसलिए मजाक, कोई लड़की होती तो
तो फिर मोमबत्ती लेके निकलते होते, लेकिन किसी व्यक्ति ने कोई भी मोमबत्ती लेके निकला, सौरभ शुक्ला को न्याय चाहिए, कोई नहीं निकला। लोगों ने मजाक बना दिया कि ड्रम फेंको, सीमेंट का कट्टा नहीं होना चाहिए, घर बाद में बनवाएंगे, ड्रम बाहर निकल दो, कबाड़ी में बेच दो। जिस वीडियो को उठा के देख लो, सबके हाथ में नीला ड्रम लगा है, सबके हाथ में नीला ड्रम लगा है, सब ड्रम लेके जा रहे हैं। क्या मजाक बना दिया है, क्या मजाक बना दिया गया है, क्या हो गया? तो हम लोगों को इन चीजों से नहीं बनाना चाहिए। दूसरे के परिवार को पूछो, इसका घर का चिराग बुझ गया और हम लोगों को मजाक का पड़ा है। ठीक है, आप लोगों ने क्या लिखा अभी?